ओके, कल हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी पेज नंबर 4 पे। हाइब्रिड में ज़रा हाथ खड़े कर दें जिनका फर्स्ट डे और कल वाले नोट्स भी उनको ना मिले हों, ताकि वो उसके मुताबिक ले आएँ। भाई ये 2-3 हाथ खड़े हुए हैं फीमेल वाले में, मेल वाले में भी जाके देख लें, कल वाले नोट्स भी ला दें। इधर किसी को कल वाले नोट्स चाहिए हो? क्यों नहीं आए थे कल? खड़े हो जाओ। क्यों नहीं आए कल? एक काम था। आपको 2 काम था? मुझे भी एक काम है। ये जिन्होंने पिछला सेशन पढ़ा है उनसे पूछ लो, मुझे तो पूरे सेशन में काम नहीं पड़ता, आप लोगों को पड़ जाते हैं काम, इसलिए लेम एक्सक्यूजेज होती हैं। क्या काम था ज़रा बताएं। अब नहीं पड़ेगा। अच्छा, कहाँ गल नहीं मुका, अब नहीं पड़ेगा। जो फिक्रा चल रहा है वो ट्रेंड शुरू, बैठ जाए, अब नहीं पड़ेगा। जल्दी आ जाए हाइब्रिड में, आप बैठे ना, आप लेट आने पे सोच भी रहे हैं कि कहाँ बैठना नहीं बैठना, यही क्लास है। चलो अच्छा जी, तो पर्सन के बारे में हमने पढ़ा था कि पर्सन जो है वो इंडिविजुअल भी होता है, कंपनी भी होता है, एओपी भी होता है, और कोई फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो कंपनी में कवर्ड थी, फॉरेन गवर्नमेंट भी, पॉलिटिकल सब डिवीजन भी ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, यानी बाहर के मुल्क में अगर किसी ने पॉलिटिक्स की बेस पे अपने आप को डिवाइड किया हुआ है, और साथ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी। ये सारे जो है वो हमारे लॉ की नज़र में बोलें क्या हैं? पर्सन। अब आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें करते हुए, हाइब्रिड में सेकंड रो में बातें करते हुए आज हम पढ़ेंगे कंपनी की डेफिनेशन। जी, इन्हीं को कहा जा रहा था कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी मीन्स द फॉलोइंग। कंपनी, एक ऐसी कंपनी को भी कहा जाएगा जो कंपनीज एक्ट 2017 में डिफाइंड है, और बॉडी कॉर्पोरेट फाउंड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। बॉडी कॉर्पोरेट होता है चंद लोग मिले और अपने आप को किसी, जी समीउल्लाह इधर पहले 1 मिनट, इधर पहले कॉपीज दे दें कल वाली। कल वाली किसको चाहिए? आपके पास हैं कल वाली? इधर पहली रो में देखो ना, 2 चाहिए, फिर दूसरी क्लास में जाओ। तो चंद लोग मिले और मिलके कोई बिजनेस शुरू कर दिया और अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर करवा लिया, तो इनको कहा जाएगा माय डियर कंपनी। पॉइंट सी, इसमें कौन कौन से लॉ में रजिस्टर्ड हो सकते हैं ये डिस्कशन हमारे स्कोप में नहीं है। पॉइंट सी, मुदारबा। मुदारबा में लिख लें क्या होता है जी। अब बॉयज हाइब्रिड में खड़े हो जाएं जिनको कल या आज वाली कॉपी ना मिली हो। जी, दो स्टूडेंट हैं उधर, जाएं जी। फीमेल हाइब्रिड में कल या आज वाली कॉपी ना मिली हो, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएंगे तो जल्दी में पता चल जाएगा। बस ठीक है भाई, सबको मिल गया, कोई कुछ नहीं कह रहा। जाओ एंड पे रख जाओ आज वाली कॉपीज। कंपनी मीन्स द फॉलोइंग, तो कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, आ बॉडी कॉर्पोरेट चंद लोग मिले और अपने आप को पाकिस्तान के लॉ के तहत रजिस्टर करवा लिया। और तीसरा मुदारबा। मुदारबा में लिखें एक बंदा कैपिटल डालता है और एक बंदा सर्विसेज देता है। एक बंदा कैपिटल डालता है, एक बंदा सर्विसेज देता है। जी, बॉयज हाइब्रिड में किसी को कल वाली कॉपी चाहिए हो तो हाथ खड़ा कर दें। किसी को नहीं चाहिए, बस आज वाली चाहिए थी, ठीक है। इस क्लास में आज वाली कॉपी चाहिए किसी को? आज वाली। कल वाली चाहिए किसी को? वो हाथ खड़ा रखें जब तक कॉपी इनके पास आना जाए। समझ आज वाली कॉपीज बांटें। नहीं, ये कल वाली इनको चाहिए। तो मुदारबा में एक बंदा कैपिटल डालता है और दूसरा बंदा अपनी सर्विसेज देता है। हाथ खड़ा रखें जब तक कल वाली कॉपी ना मिल जाए। अच्छा जी, ये जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी, इसमें क्या लिखा हुआ है? अब इन दोनों को इकट्ठा स्टेबल कर लीजिएगा आप लोग घर जाके, ताकि आज और कल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पॉइंट डी में क्या लिखा हुआ है? पॉइंट डी में ये लिखा हुआ है, अगर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 5000 कंपनीज हैं
तो पूरी दुनिया में भी 5000 कंपनीज हैं या दुनिया में इससे ज्यादा कंपनीज होंगी? ज्यादा होंगी। फर्ज करें दुनिया में 3 लाख कंपनीज हैं और पाकिस्तान के अंदर 5000 कंपनीज हैं। अब 3 लाख माइनस 5000, 2,95,000 कंपनीज कहां हो गई? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर। तो अब ये जो 2,95,000 कंपनीज है इनके बारे में बात होने लगी है कि ये भी हमारे लॉ की नजर में कंपनी है। रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है ये अलग बहस है, कंपनी है या नहीं ये बात हो रही है अभी। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, चंद लोग मिले अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री, किसी भी कानून के तहत, आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, कॉपी देते रहे इनको एंड पे, आउटसाइड पाकिस्तान, रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। वो लॉ कौन सा है बताएं? रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। लेकिन ये लॉ कहां का है जरा ये बताएं? आउटसाइड पाकिस्तान। तो बाहर के मुल्क में चंद लोग मिले और मिल के आपस में इन्होंने कोई कारोबार शुरू किया और कंपनी बना ली, तो वो भी हमारे लॉ की नजर में क्या है बोलें? कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, फाइनेंस सोसाइटीज वगैरह लोगों को लोन देती हैं, ये भी कहते हैं हमारे लॉ की नज़र में कंपनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह, ये भी हमारे लॉ की नज़र में कंपनी है। अ ट्रस्ट, ट्रस्ट की डेफिनेशन नीचे भी आने लगी है। अ ट्रस्ट और अ बॉडी ऑफ पर्संस एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ट्रस्ट असल में चंद लोग होते हैं अपने आप को किसी लॉ के तहत रजिस्टर करवा लेते हैं, जो लॉ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होता है। ये ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून वाला इसको खुद बनाता है ट्रस्ट को, ये एस्टेब्लिश्ड अंडर लॉ, ये ट्रस्ट खुद बनता है एक इदारा, जैसे ईदी वेलफेयर ट्रस्ट है और ट्रस्ट है मिसाल के तौर पे, ये ट्रस्ट इदारा खुद बनता है और बन के अपने आप को लॉ में रजिस्टर करा लेता है, या बनाता ही इसको लॉ है, यानी गवर्नमेंट इसको बनाती है। और ये ऐसा लॉ होता है जो पाकिस्तान में काबिल अमल भी होता है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, एक कल हमने पढ़ा था इंडिविजुअल होता है, एक एओपी होती है और एक कंपनी होती है। तो भाई एओपी के बारे में बात सुन लें। ऐसी बाहर के मुल्क की एओपी, ऐसी बाहर के मुल्क की एओपी जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जबरदस्ती कंपनी करार दे दे, वो भी हमारे लॉ की नजर में कंपनी है। बाहर की एओपी चाहे बाहर के मुल्क में कहीं रजिस्टर हुई हुई है या नहीं हुई हुई। अच्छा, ये रजिस्टर होना जो है ना जरूरी नहीं होता एओपीज का, कंपनीज का पाकिस्तान में जरूरी है वैसे रजिस्टर होना, SECP के तहत, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर होना जरूरी है। लेकिन एओपीज का रजिस्टर होना पाकिस्तान में जरूरी नहीं है। आप दो लोग बिजनेस शुरू करें, कल भी मैंने मिसाल दी थी, तो दो लोग बिजनेस शुरू कर दें मिलके, तो इनका कहीं अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। बस आपस में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लें और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करके जो है वो आप कारोबार शुरू कर दें। इसी तरह बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है। कहते हैं जो बाहर के मुल्क की पार्टनरशिप है, एओपी पार्टनरशिप को कहते हैं, जो बाहर के मुल्क की पार्टनरशिप है, जरूरी नहीं इसने बाहर के मुल्क में किसी लॉ में अपने आप को रजिस्टर कराया हो या ना कराया हो। कहते कराए ना कराए हमें नहीं पता बाहर के मुल्कों के क्या कानून है। हमारी नज़र में अगर बोर्ड उसको जबरदस्ती कंपनी करार दे दे तो उसको भी क्या समझा जाएगा? कंपनी। तो क्या हर फॉरेन एओपी कंपनी है? जिसको बोर्ड जबरदस्ती क्या करार दे दे? कंपनी। विच द बोर्ड हैज जबरदस्ती डिक्लेयर टू बी अ कंपनी, जिसको बोर्ड ने जबरदस्ती कंपनी कह दिया। इसका मतलब है हर फॉरेन एओपी इज नॉट अ कंपनी। नेक्स्ट, एंड से नोट्स ले आए जो लेट आए हाइब्रिड में, और ये लेट अब आने पे कल खड़े किया जाएगा क्लास में, यही हो सकता है। ओके, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ लोकल गवर्नमेंट और अ स्मॉल कंपनी, ये भी हमारी नजर में क्या है? कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्मॉल कंपनी की तो डेफिनेशन भी शायद निकल गई हुई है सिलेबस से। हाँ, इनके लिए टैक्स रेट थोड़ा डिफरेंट है। वैसे कंपनीज के लिए टैक्स रेट क्या है? 29%। चलें जी, कंपनी की डेफिनेशन जरा एक दफा दोबारा नजर मार लें जी। जी मैं बता दूं, इनको सारे को रिवाइज कर लें जरा। ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर है उसे भी क्या कहा जाएगा? कंपनी।
चंद लोग आपस में मिले और अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर करवा दिया, वो लॉ इस लॉ के अलावा होना चाहिए, तो वो भी क्या समझा जाएगा? कंपनी। इसकी कोई एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं। मुदारबा, एक बंदे ने पैसे डाले, दूसरे बंदे ने अपनी सर्विसेज दी, इसको भी क्या कहा जाएगा? कंपनी। हालांकि आमतौर पे इनको कंपनीज नहीं कहा जाता, इनको मुदारबा कहा जाता है, लेकिन हमारे लॉ इसे किसकी डेफिनेशन में डाल रहे हैं? कंपनी की डेफिनेशन में। चंद लोग आपस में मिले बाहर के मुल्क में और कंपनी बना ली, तो इनको भी क्या कहा जाएगा? कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, फाइनेंस सोसाइटी लोगों को लोन वगैरह देती हैं, तो ये भी क्या समझी जाएंगी? कंपनीज। नॉन प्रॉफिट इदारे, अ ट्रस्ट और एन एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अ फॉरेन ईओपी, बाहर के मुल्क की ईओपी, जिसको बोर्ड ने जबरदस्ती क्या करार दे दिया, ये सारे के सारे हमारी नजर में बोलें क्या समझे जाएंगे? कंपनी। आगे आए, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट को जरा छोड़ें। एओपी, अभी डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी थी, अब किसकी पढ़े? एओपी। एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। एओपी में एक फर्म आती है, फर्म वही जिसको आप पार्टनरशिप कहते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये तो एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, कि जब पाकिस्तान शुरू में नया बना था तो कुछ हिंदू फैमिलीज पाकिस्तान में आ गई थी और वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे और वो इकट्ठे कारोबार कर रहे थे, तो उनका नाम रख दिया गया था हिंदू डिवाइडेड फैमिली या अनडिवाइडेड फैमिली। चचा ताया फूफा सारे मिलके कारोबार कर रहे थे, तो इसका नाम रख दिया गया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, ये भी हमारी नज़र में एक एओपी है। मिसाल के तौर पे ऐसी को मॉडल टाउन में दोस्त मिलके मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट्स सोसाइटी बना लें, प्रॉपर नॉन प्रॉफिट इदारा ना बनाएं, कुछ भी बना लें कि बच्चों को खेलने के लिए कोई प्ले ग्राउंड बना लें पैसे इकट्ठे करके, या बच्चों की और एक्टिविटीज़ के लिए कोई काम कर लें, या लोगों को स्कॉलरशिप अरेंज करके दे दें, कुछ भी बना लें लोग ऐसे, तो ये एक मसनूई पर्सन है। मसनूई पर्सन से मुराद है ये नेचुरल पर्सन नहीं है। अब ये चंद लोग मिल के इनका एक स्टेटस बनेगा, लेकिन ये इस लेवल का इदारा नहीं होता जिस लेवल का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इदारा होता है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह तो अपने आप को हुकूमत से जाके क्या करवाते हैं? अप्रूव करवाते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा सेटअप नॉन प्रॉफिट इदारा समझ लें। आर्टिफिशियल, मसनूई, जुडिशियल, कानून की नज़र में, ये कानून की नज़र में एक मसनूई पर्सन है। कंपनी भी तो एक मसनूई पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है, कंपनी सांस तो नहीं लेती, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि कंपनी जो है वो एक उसका एक लीगल स्टेटस है, नेचुरल स्टेटस तो नहीं है कि वो सांस लेती है, तो आर्टिफिशियल उसने इसलिए बस लिखा हुआ है। जुडिशियल कानून की नज़र में जी हाइब्रिड में खड़े रहें, एंड पे खड़े रहें, हाइब्रिड में एंड पे खड़े रहें, ये तो मर्जी तो नहीं ना, जब मर्जी क्लास में जब मर्जी जैसे मर्जी आ जाए। ये देखें खाला जी का घर तो नहीं है। अच्छा चलें बैठ जाएं, कल से टाइम पे आ जाए, बैठ जाएं, आगे जगह है। अच्छा क्लास ही कोई और है इनकी, पूछ लें, निकल रहे हैं कोई, पूछ लें इनसे क्या बात है हुई है, क्लास कोई और है, गलती से क्लास में आ गई, ऐसा ना हो कि पहली दफ़े को आया वो बुरा लग गया आंधी मैनू। अच्छा पॉइंट नंबर डी, पूछ लिया किसी ने? नहीं पूछा, हाथ खड़े करें किसी ने पूछ लिया तो। जी आपने पूछ लिया, वो तो अच्छा मुझे फिर बता दीजिएगा क्लास के बाद आके टी रूम में क्या कहा था उन्होंने। पॉइंट डी, एनी बॉडी ऑफ पर्संस अंडर अ फॉरेन लॉ, कोई भी बॉडी ऑफ पर्संस जो कि फॉरेन लॉ के तहत बनी है, however a company is not included in AOP, लेकिन कंपनी AOP में शामिल नहीं है। अच्छा देखें, बाहर के मुल्क में AOPs को रजिस्टर करवाना ज़रूरी अपने आप को है या नहीं, ये हमें नहीं पता पाकिस्तान में बैठ के। हो सकता है कुछ मुल्कों में AOPs को अपने आप, पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान में कंपनीज को देखती है SCCP और AOPs को कोई लॉ नहीं देखता कि AOPs में किसी लॉ के तहत अपने पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, वो तो वैसे उनके आपस की चीज़ों के लिए बना हुआ है। तो पाकिस्तान के लॉ में याद रखिएगा AOP को अपने आप को कहीं रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है बाहर के मुल्कों का, उसमें हमें नहीं पता कि अपने आप को रजिस्टर कराना ज़रूरी है या नहीं। तो भाई आप मुझे क्लास में अटेंटिव नहीं लग रहे, आप इधर क्लास हो रही है। अच्छा तो एनी बॉडी ऑफ पर्संस, कोई लोग भी
मिले अंडर अ फॉरेन लॉ, एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। कुछ लोग मिले बाहर के लॉ की नजर में, लेकिन अगर उनका मिलना उनको कंपनी बना गया, यानी वो इस तरीके से मिले कि वो कंपनी बन गए, तो फिर वो हमारी नजर में एओपी नहीं है। तो सिंपल सी बात, जर्मनी में 2-4 लोग मिले आपस में और उन्होंने अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर करवा लिया, तो वो एओपी हैं, फुल स्टॉप। अगर उन्होंने कंपनी के किसी लॉ के तहत अपने आप को रजिस्टर कराया, फिर वो एओपी नहीं है, फिर वो क्या है? कंपनी है। हॉलैंड में 3 लोग मिले, उन्होंने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया, वो क्या हैं? वो एओपी हैं। एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। हाउएवर कंपनी इज नेवर इंक्लूड, नोट्स देते हैं। हाउएवर द, ये तो खुद देख लिया करना। हाउएवर कंपनी इज नेवर इंक्लूडेड इन एओपी। आपको कल वाले नोट्स भी चाहिए आप दोनों को? कल वाले भी दे दें, आज वाले दे दें। हाउएवर अ कंपनी इज नॉट इंक्लूडेड इन एओपी, लेकिन कंपनी कभी भी एओपी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी। थोड़ा उधर हो जाए ना जगह। नेक्स्ट, इस पॉइंट को जरा रिवाइज कर लें। एओपी, एओपी में क्या आएगा जी? फर्म आएगी। फर्म से क्या मुराद है? पार्टनरशिप। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मुराद है कि अगर कोई हिंदू है, पाकिस्तान में शुरू में आए थे और अब अनडिवाइडेड रह रहे हैं, यानी इकट्ठे रह रहे हैं, भाइयों की तरह रह रहे हैं, तो वो भी हमारी नजर में जो कारोबार करें उनको क्या समझा जाएगा? एओपी। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मींस मसनूई, जुरिडिशियल मींस कानून की नजर में। तो ये मैंने एक मिसाल आगे आपको दे दी। चंद लोग मिले, बाहर के कानून की नजर में इकट्ठे हुए, लेकिन अगर वो कानून कंपनीज का था तो फिर वो कंपनी है, फिर वो एओपी नहीं है। हाउएवर अ कंपनी इज नॉट एन एओपी। अगर वो बाहर के, तो बाहर के अगर पार्टनरशिप कानून में अपने आप को रजिस्टर, भाई आप उधर क्यों देख रहे हो? लास्ट लेफ्ट पे क्या देख रहे हो? मुझे बताओ ना एक दफा। लेफ्ट पे आप देख रहे थे, उसकी तरफ या तो इधर देखें या नोट्स की तरफ देखें। ये तीसरी जगह तो देखें, तो फिर मेरे से नहीं पढ़ाया जाना। इधर आए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, फिर इस तरह नहीं बैठना पड़ेगा। अच्छा, एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चंद लोग मिले किसी बाहर के लॉ की नजर में, लेकिन अगर वो बाहर का लॉ कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को देखता था, तो देन दे विल नेवर बी कंसिडर्ड एज एओपी, दे विल बी कंसिडर्ड एज कंपनी। ओके, फर्म, फर्म तो वही होती है, फर्म्स बिटवीन द, फर्म मींस द रिश्ता, फर्म मींस द बिटवीन द who have agreed to spend life together, अच्छा, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जिन्होंने ये नियत कर ली है कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है सारे आया करें बिजनेस चलाने के लिए, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सारे के सारे भी आ सकते हैं और सारे इसमें से कोई थोड़े भी आ सकते हैं बिजनेस चलाने के लिए, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए सबका आना जरूरी नहीं है। और फर्म में मेंबर्स, पार्टनर्स कौन होते हैं? इन रिलेशन टू एओपी इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म। तो फर्म में पार्टनर्स को मेंबर्स कहा जाता है। ओके जी, आज की हमारी ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब वो हजरात हाथ खड़ा कर दें जिनका पहला दिन है, जरा हाथ खड़ा करें। आज फर्स्ट डे आए हैं, हाथ 1 2 3, और दूसरी क्लास में 4 5, हाइब्रिड में हाथ खड़े करें 6 7 8। इनमें से जिन्होंने यूट्यूब के लेक्चर ले लिए हैं पहले 2, वो हाथ खड़ा करें जरा। यूट्यूब वाले लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले 2 लेक्चर आज जाके ले लें, लेकिन अब ये जो बात हम करने लगे हैं ना, इसका पहले 2 लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए इस बात को अब आप लोगों ने अटेंटिवली सुनना है। जिनका फर्स्ट डे है उन्होंने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अब ये क्या बातें होने लगी हैं जी। आज हम फर्स्ट डे देखने लगे हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है और टैक्स क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ये आज हम फर्स्ट टाइम डिस्कशन करने लगे हैं, तो इसके लिए अब सारे नए पुराने अटेंटिव हो जाएं। इसमें भाई पहला रूल ये है कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा 5 किस्म की इनकम्स कमा सकता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अभी एक जगह लिखी हुई आ जाएंगी। पाकिस्तान में कोई भी बंदा 5 किस्म की इनकम्स कमा सकता है। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे हमारे कॉलेज में कैशियर हैं, वो इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हैं। इसके साथ शाम को जाके ये घर के अंदर एक जनरल स्टोर उन्होंने खोला हुआ है ड्राइंग रूम में,
वहां से चीजें बेचते हैं, जो ये क्या कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस। कई दफा आपने सुना होगा किसी बंदे ने अपना ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया होता है, घर का। तो कई लोगों ने अपना ऊपर वाला पोर्शन किस पे दिया होता है, किराए पे दिया होता है। तो वो फिर क्या कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी घर किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इसके बाद जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे शेयर्स खरीद के बेचना। तो शेयर्स जो खरीद के बेचे जाएंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, शेयर जो खरीद के बेचे जाएंगे डेट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसके बाद इनकम फ्रॉम, तुम कितों देख रहे हो, अच्छा तो मैं क्या शायद पढ़ा हुआ पिछले सेशन में, रिपीट करने आए नंबर अच्छे आ जाते रहे। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये होती है कि इन चारों के अलावा कोई और काम अगर आपने किया तो डेट विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मिसाल के तौर पे भाई का वलीमा हुआ, इनको सलामी मिल गई, तो ये इनका बिजनेस से सैलरी है, नौकरी शुरू कर दी इन्होंने, ये कारोबार है, वलीमा कराना तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इनको क्या कहते हैं, तो साथ वाले बबलू भालू को बताएं कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5। उसकी तरफ देख के मुस्कुरा के बताया करें, मुस्कुराने में तो कंजूसी ना हो ना। हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, 5। थोड़े से जिंदगी में ना इंटरेक्टिव रहिएगा, सोशल रहिएगा। ये ना हो कि बस में साथ वाला बैठा हुआ है, आपने हैंड्स फ्री लगाए में पूरे रास्ते में उसे सलाम भी नहीं लिया। जाएं, बैठें, अस्सलाम वालेकुम करें, मुस्कुरा के देखें उसे, हो सकता है उसने कोई दिल की बातें आपसे करनी हो, वो बेचारा सुबह का पता नहीं उदास उदास निकला हो, आपको देख के खुश हो जाए। तो ये प्लीज डिवाइसेस के साथ जिंदगी ना गुजारें, लोगों के साथ जिंदगियां गुजारें। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आ जाती है जवाब इसका टोटल इनकम। इसका जवाब क्या आ जाता है, टोटल इनकम। जब हम इन सबको जमा करते हैं तो जो हमारा जवाब आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम में से हम कुछ चीजें माइनस करते हैं, टोटल इनकम में से हम कुछ चीजें माइनस करते हैं, इनको कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। मुश्किल सा नाम इनका क्या है, डिडक्टेबल अलाउंस। और डिडक्टेबल अलाउंस की फिलहाल एक मिसाल है ज़कात। अगर आपने कोई ज़कात दी है तो आप यहां से माइनस कर लेंगे। तो जब आप टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर लेंगे तो आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस कर लेंगे, फिर क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। तो फर्ज करें टोटल इनकम 100 रुपये आई, ज़कात 5 रुपये आई, तो टैक्सेबल इनकम 95। तो 100 रुपये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, बाकी सारी इनकम्स आपकी 0 हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ। इनके टोटल को, इसको टैक्सेबल इनकम, इनको डिडक्टेबल अलाउंसेस। ओके, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम, ज़कात एंड अदर डिडक्टेबल अलाउंसेस। ज़कात के अलावा भी और डिडक्टेबल अलाउंसेस भी हैं। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम पे हम क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी, वो भी हम निकालेंगे। एंड पे हम इसको टैक्स क्रेडिट दे देंगे। टैक्स क्रेडिट होता है डिस्काउंट देना, इसको कुछ टैक्स माफ कर देंगे, टैक्स माफ कर देंगे, कुछ सारा नहीं, इसे कुछ टैक्स माफ कर देंगे, इसे कहते हैं टैक्स क्रेडिट, टैक्स की छूट देना। कोई है जो इस सेशन में नियत करके आया हुआ है रोजाना का पढ़ना है, साथ साथ पढ़ना है? कोई है हाथ, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी। माशाल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। अब बताना पड़ेगा प्रिंसिपल साहब को, जबरदस्त सेशन आ रहे हैं आपको। ओके, इनकम टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। अच्छा, जो टेबल्स हैं ये हैं, टैक्स लगाने के लिए जो टेबल्स इस्तेमाल होंगे वो ये हैं। तो इसमें ऊपर नीचे तो हम बाद में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट।
तो एक साहब हैं, उन्होंने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है और इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कमाई है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और अदर सोर्स इन्होंने नहीं कमाई। तो इनकी जो इनकम है दैट इज टोटल इनकम, वो आ गई। जी क्या जवाब आ गया? चले रहने दे, मैं अब रहने, आप लोग बस रिलैक्स रहा करें, लेट जाया करें क्लास में आके। भाई तकिया मंगवा दो कल इनके लिए। कोई बात अगर आपको बुरी लगा करे ना तो उसे इग्नोर कर दिया करें। जी टोटल इनकम माइनस ज़कात बताएं। कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेटर घर वालों ने लेके दिया। कैलकुलेटर होता है, बटन लगे होते हैं उसमें, देखो ऑन का बटन दबाओ, उसमें जरा चल रहे हैं कैलकुलेटर। मोबाइल यूज हो रहे हैं, चलें अच्छे। कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर नहीं लेके दिया वो घर वालों ने। अच्छा कैलकुलेटर आप उधर आओ, इधर बैठे भाई, जगह बना दें, जगह बना दें, जगह बना दें भाई। इस रो में भी जगह बना दें, आगे आ जाओ। इस रो में भी जगह बना दें, जगह बना दें एक बंदे की। इस रो में भी जगह बना देंगे। जी 2970,000. So that is taxable income. That is taxable income. अब हमने इसका क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स। चलें जी आ जाएं, बताएं जी। इसकी इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, इज इट सो? यो अस्तगफिरुल्लाह, यस। ये 6 लाख से कम है, 6 लाख से ज्यादा है? ये तो 29 लाख है, 29 लाख है। इसकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है? नो, इसकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के दरमियान है। इसकी इनकम 16 लाख से 32 लाख के दरमियान है। यस भी बोल सकते हैं, यस यस, ट्राई करें, यस। तो त्रा नहीं करना होता। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 16 लाख बट डज नॉट एक्सीड, तो 1,70,000 तो इसने देना ही देना है। 1,70,000 तो इसने प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। 16 लाख 16 लाख से जो अमाउंट आपकी बढ़ रही है उस पर आपने 30% देना है। अब कैलकुलेटर पकड़ें, पहले तो ये बताएं इसने कितना देना ही देना है? 1,70,000 प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। अब आप कैलकुलेटर पे लिखें 2970,000 माइनस 1600,000 तेल तो लेतर नहीं है, ठीक है क्लास के बाद मिलना मेरा। 2970,000। अब आपने करना क्या है? आपने ये देखना है कि जो आपकी इनकम 16 लाख से बढ़ रही है उस पे आपने 30% देना है। अब जरा बताएं आपकी इनकम फिलहाल है कितनी? 2970, ये 16 लाख से कितना बढ़ रही है? कैलकुलेटर पकड़ें। 29, जैसे मैं कहूं 14 रुपए 12 रुपए से कितना बढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे 2 रुपए। तो इसी तरह 2970,000 16 लाख से कितना बढ़ा है, इसके लिए 2970,000 माइनस 16 लाख इज इक्वल टू 1370,000 जी। जवाब दे दें। हाँ 411,000. ग्रैंड टोटल पूछो, ग्रैंड टोटल 5
58.00। चलें, अब अम्मी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैंने पहला न्यूमेरिकल कर लिया आज। चलें जी, उधर कर दो कैमरा अगर किसी ने नोट करना है तो। अब ले आए इधर। अच्छा, उधर नोट कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें, उधर कोई नोट कर रहा है तो उधर वाला व्हाइट बोर्ड। जल्दी करना है, जल्दी करें करें। ओके, चलें जी, डन। हाथ खड़ा कर दें, नोट कर लिया जी। लेस, अब इधर देखें, इधर देखें, छोड़े अब। लेस सकात, चलें जी, सॉल्व करें। जी, कितना लोगों ने निकाल लिया टैक्स लायबिलिटी? चलें जी, बस 3-4 लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, हाइब्रिड में भी 1-2 ने कर लिया, काफ़ी हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। जी, 49000000। अब 49000000 किस सीरियल में गिरा है? सीरियल नंबर 1 में, 2 में, 5 में, 6 में। इसकी इनकम 32 लाख से ज़्यादा है
और 56 लाख से कम है, 32 लाख से ज़्यादा है और 56 लाख से कम है। तो इस पे कौन सा सीरियल लगेगा? सीरियल नंबर 5। 6,50,000 तो इसने देना ही देना है, प्लस 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। जी कितना देना ही देना है? 6 लाख प्लस 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। ये अमाउंट 32 लाख से कितना बढ़ रही है? जी 133। तो बड़े होके 49 लाख में से 13 लाख दे देंगे गवर्नमेंट को। 49 में से 13 लाख नहीं, 49 आएगा तो दे देंगे। 49 लाख में से 13 लाख हुकूमत को, हमारी शहबाज शरीफ को। अच्छा इमरान खान आ गया, उसको दे देंगे। अच्छा दे देंगे। ओके आगे चलें जी। अच्छा मोहतरम, अब एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने बड़ी तसल्ली से समझना है। वो ये है कि जिसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा होगी, ये कर ले नोट। किया नहीं अभी? भाई शो देखने आए हैं आप लोग, जल्दी करें नोट। अच्छा क्या ये फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन है या लेस देन 10 मिलियन है? लेस देन 10 मिलियन। जिस बंदे की ये फिगर ग्रेटर देन, तो यहां पर एक सरचार्ज लगेगा। सर पे चार्ज नहीं, यहां पर एक सर, यानी कि आपको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जिसकी ये वाली फिगर 10 मिलियन से ज्यादा हो तो उसको क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। A surcharge shall also be by every individual। सैलरीड वाले अगले सफे पे हैं, वो मैं देखूंगा सैलरीड का क्या मतलब है, अभी छोड़े। एंड एओपी at 10% of where taxable income exceed rupees 10 मिलियन। अभी ये वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ी, बस ऊपर वाली पढ़ी है। ज़कात कुछ भी हो सकती है, मैंने तो वैसे ही जीरो लिख दिया। चलें जी टैक्स निकालें, जल्दी करें। सरचार्ज भी डाल दें, सरचार्ज पहले मैं निकलवा दूंगा, पहले टैक्स निकालें।
जी बताएं भाई। टैक्स 12 मिलियन, इट इज ग्रेटर देन 56 लाख। तो 1610,000 प्लस 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। पहले तो ये लगाए ना जी, 1610 प्लस ऑफ ये 12 मिलियन 56 लाख से कितना ज्यादा है जी, 4449। तो अब इस पे आपने सरचार्ज देना है, क्योंकि ये अमीर बंदा है। अमीर बंदा किस वजह से है कि ये फिगर इज ग्रेटर देन 10 मिलियन। ये फिगर खुद 12 मिलियन है, जो 12 मिलियन ग्रेटर है किससे, 10 मिलियन से। So this figure is greater than 10 million. That's why you are supposed to apply the surcharge. ये बहुत अमीर इंसान है। सरचार्ज, सरचार्ज होगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 4490,000। इसी फिगर का 10% ले लिया करेंगे। क्लियर, पता चल गया सरचार्ज कैसे लगना है। इसी फिगर का कितना ले लिया करेंगे जी, ये इसी फिगर का 4490,000 जी। 439, तो 1,20,00,000 में से 49 लाख दे देंगे गवर्नमेंट को। ज्यादा होगी, ज्यादा हो गया नहीं। 1,20,00,000 में से सिर्फ 49 लाख गवर्नमेंट को, यानी तकरीबन क्या मुस्कुरा के देखें साथ वाले को, आप गुस्से से देखें जरा। दोनों वर्जन उसको दिखाएं अपने, अब शर्मा के देखें, तीसरा वर्जन दिखाएं। बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ। ओके, क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी कान पे फ्यूजन कोई जी? हाइब्रिड में क्लियर, हाथ खड़े कर दें जरा जी। जिन्होंने कहने पे भी हाथ खड़े नहीं किया वो खड़े कर दें। जिन्होंने 2 दफा कहने के बावजूद भी हाथ खड़े नहीं किया वो खड़े कर दें। चल, मर्जी है आपकी। कितने पैसे लगते हैं हाथ खड़े करने में? अच्छा, ये जो 2-3 लाइनें हैं इनको तो हम कभी बाद में देखेंगे जब हम एओपी का न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। इनको तो अभी हम नहीं देखेंगे। अच्छा, अब जो है ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमारे एक अगले सफ़े पे टेबल 2 भी दिया हुआ है। ये टेबल याद हो जाएंगे ना, आज अकेले में बैठ के कर लेंगे ना? कितनी देर लग जाएगी ये टेबल याद करने में? कितनी देर में टेबल याद कर लेंगे? चले बहरहाल आई के अपने आसानी की हुई, ये पेपर में गिवन होते हैं। चलो ये तो निकल गया, ये बाकी रह गया, थोड़ी बहुत किताब बाकी रह गई, ये तो निकल गया। तो ये तो इंशाल्लाह पेपर में गिवन होंगे। साथ लेके जाने हैं, बूटी बना के लेके जाने हैं। बूटी क्या होती है? बूटी को अंग्रेज क्या कहते हैं? अच्छा, चीटिंग तो समल को कहते हैं ना, मैं तो बूटी का नाम पूछ रहा हूँ इंग्लिश में। प्लांट। अच्छा, तो ये जो इधर बैठे हुए हैं इनको बूटी का नहीं पता, तो पता होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। हम तो पता नहीं किन दोस्तों के साथ रहते, हमें पता चल गया। तो इन जिनको नहीं पता उनको बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जी, आगे चलें भाई। इनकम फ्रॉम सैलरी,
2 million. Income from business, 2 lakh. Income from capital gain, 1 lakh. जी बोलें जी टोटल इनकम। टोटल इनकम बोलें जी। जी ज़कात माइनस करें, ज़कात माइनस करें 1, चलें 50,000 कर लें। जवाब दे दें आज। अच्छा जी, किस वक्त टेबल 1 लगना है और किस वक्त टेबल 2 लगना है, ये हमारा आज का सवाल है। किस वक्त टेबल 1 लगना है, किस वक्त टेबल 2 लगना है। उसका जवाब ये है कि आप ऐसा किया करेंगे पेपर में कि आप इस फिगर का लिया करेंगे 75%। ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट। इस फिगर का क्या लिया करेंगे? मैं ले लेता हूं यार, मेरा कैलकुलेटर मंगवाएं घर से। हाँ जी, 1687500। 16 लाख विल बी कंपेयर्ड विद 20 लाख। असल में हुकूमत जो लोग ज्यादा सैलरी कमा रहे हो उनको रिलैक्स रखना चाहती है। सैलरी वालों से हुकूमत कम टैक्स मांगती है, जो नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस वालों से ज्यादा मांगती है। अभी नोट नहीं करना, पहले मेरी बात सुन लें। हाइब्रिड सेकंड रो, पहले मेरी बात सुन लें। 16 लाख है 75% लगा के और 20 लाख सैलरी है। तो अगर तो सैलरी होती इससे कम तो फिर लगना था टेबल 1। तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो टेबल 1। आइए बस में बोलना है आपने जाते हुए रास्ते में। सैलरी कम तो टेबल 1, सैलरी कम तो टेबल 1। अच्छा, बस निकाल देंगे, आपको बाहर निकाल देंगे इंशाल्लाह। वो बच्चे ने ले जाओ यार। तो अगर सैलरी कम होगी तो क्या लगना है? टेबल। लेकिन इधर सैलरी कम आ रही है, सैलरी ज्यादा आ रही है। इसका मतलब है ये अच्छी खासी सैलरी कमा रहा है। तो प्रोसेस ये हुआ करेगा कि हम इस फिगर को पकड़ा करेंगे, पकड़ नहीं लेना, पकड़ के छोड़ भी देना है। इस फिगर को पकड़ा करेंगे, पकड़ के इस पे क्या लगाया करेंगे? जो जवाब आएगा उसे किससे कंपेयर करेंगे? सैलरी से, सैलरी से। तो इन दोनों को कंपेयर करें। तो सैलरी कम तो टेबल। बहरहाल एग्जामिनर को ये कैलकुलेशन शो नहीं करनी होगी, ये कैलकुलेशन हम अपने कैलकुलेटर पे ही कर लिया करेंगे। तो ये कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे करके बस चेक कर लिया करेंगे सैलरी इससे ज्यादा आ रही है या कम। तो सैलरी कम तो टेबल 1, लेकिन इधर तो सैलरी क्या आ रही है? तो टेबल 2। तोतला तो नहीं बोलते, तो टेबल 2। तो टेबल 2 लगाएं, टैक्स कैलकुलेट करें, टैक्स कैलकुलेट करें। जी मोहतरम बताएं। टैक्स टेबल कौन सा लगाना है? 2। तो सीरियल नंबर 4, वेयर इनकम एक्सीड 22 लाख बट डजंट एक्सीड। इधर रेट काफी कम है, 23%। रेट्स इधर कम है एज कंपेयर। जी 1,16,000। आप लोग अगले सफे पे आ गए हैं? पेज नंबर 7 पे आ गए हैं या लाऊं? आ गए जी। 1 लाख प्लस
ऑफ व्हाट? अमाउंट एक्सीडिंग कितना? 22,50,000 कितना ज्यादा है 22 लाख से? 50,000। जी बोलें। 1,27,000। So this is the tax which you are required to pay. सरचार्ज लगेगा? हाँ वो भी चेक किया करेंगे, ये 10 मिलियन से ज्यादा नहीं है, वो बात अलग है, डेट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट, वो भी चेक करना है। सरचार्ज क्यों नहीं लगेगा? 10 मिलियन से ज्यादा होती तो सर पे चार्ज भी लगता। क्लियर? ओके। अच्छा, पिछली एग्जांपल्स में हमने क्यों टेबल 1 लगाया था, जरा देखें जाके। पिछली एग्जांपल में हमने क्यों टेबल 1 लगाया था काका रशीद? 10 मुन्ने क्यों टेबल 1 लगाया था? इसलिए कि पिछली मिसाल में इसका 75% बन रहा था कितना? 9 लाख नहीं माय डियर, 9 मिलियन। एक 9 पंजाबी वाली 9 भी होती है। अल्लाह आपके वाले साहब को दे 9 अच्छी 9 मिलियन आपको दुआ दिया। जिनको समझ आया करे तो समझाने ना बैठ जाया करें, ऐसी कोई चीज़ हो ना तो कोई ज़रूरी नहीं होती समझाना, बस ये बात हो गई ख़त्म हो गई, रात गई बात गई, मट्टी पाओ। समझ आ गई जिनको अच्छी बात है, कोई कॉन्सेप्ट होता टेक्स्ट का वो मैं बता देता, रिपीट करता। अब बोले सैलरी कम टू टेबल, बोलो बोलो ऊंची, कम टू टेबल 1 तो सैलरी कम। ये दूसरी क्लास कौन सी है आपकी इसके बाद? तो लॉ की क्लास में जाते तक बोलते रहने, सर के आने तक, बल्कि सर के आने के 5 सेकंड तक और बोलते रहने। तो सैलरी इतना बोलने के ख्वाब आया आपको। पिछला 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 देख लें, देखें जरा, लगाएं इस पे 75% लगाएं या मैं लगाऊं? 36,000 सैलरी come to table, so salary come to table, so that's why we have applied the table 1. So that's nice guys. अब हर गाय इधर मुतवज्जे हो जाए, GUY वाला में आप भी वही समझते हैं। किसके घर वाले कहने लगे हैं बेटा अभी तो तुम पहले दिन से ही माशाल्लाह इतना पढ़ने लग गए हो? आपके घर वालों ने कब कहा? कल का है, परसों का है? परसों का था। और किसी के घर वालों ने कहा बेटा तो शुरू से ही तुम इतना पढ़ने लगे हो माशाल्लाह पहले दिन से? ठीक है, छुप के पढ़ा करें, घर वालों से नजर ना लग जाए, घर वालों से दूर है, दिल तो करीब है। चलें डीप बातें शुरू हो गई, इधर आ जाएं। इनकम फ्रॉम सैलरी किस सफे पे चले गए हैं? रजिस्टर ही मुक गया, 9 मिलियन। क्यूएम वाला रजिस्टर चला रहे हैं अभी तक? फंक्शनल उर्दू वाला रजिस्टर चलाएं, फंक्शनल इंग्लिश। चलें जी, ज़कात वगैरह कोई नहीं है। पुत्र सवाल तो नोट कर ले पहले काका। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। ये बैग किसका है? पुत्र चौक राह पे है, सरे राह। टैक्स निकालें, टैक्स टोटल करके बैठ जाना है।
भाई इतनी देर में तो बंदा बरकत मार्केट से होके आ जाता है। आप लोग यही हमारी टोटल इनकम है, यही हमारी टैक्सेबल इनकम है, 11 मिलियन। टैक्स काटें, टैक्स निकालने से पहले एक काम करना होता है, वो बता दें। नहीं, सरचार्ज तो बाद में सोचेंगे, सरचार्ज बाद में सोच रहे हैं। पहला स्टेप क्या होगा, टेबल 1 लगना है या टेबल, उसके बाद सर चार्ज। पहले टेबल 1 या टेबल 2 लगना है, ये डिसाइड करें, उसके बाद सरचार्ज। पकड़े जरा साथ वाला कैलकुलेटर, लगाएं जरा इस पे 75%। क्या जवाब आ रहा है इस कैलकुलेटर पे? 8 सैलरी सैलरी कम तो टेबल 1, दूसरा कोई नगमा नहीं है, बस सैलरी कम तो टेबल, लेकिन सैलरी कम नहीं है तो फिर क्या करें? नहीं, ज्यादा जुदा का लफ्ज तो मैंने बोला ही नहीं, बस सैलरी कम तो टेबल, तो सैलरी कम नहीं है तो फिर क्या करें? टेबल 2। इसको आप फारक कर दें, इसका कोई फायदा नहीं है। बस ये टिश्यू पेपर है, इसको यूज करना होता है, यूज करके फेंक देना होता है। टिश्यू टेटर जी 41 लाख, 6,16,000 जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख, 6,16,000 जमा 6,16,000 जमा ऑफ 69 3031। Is it greater than 10 million? So it means we will apply the surcharge। एक दो स्टूडेंट्स के हाथों में मुझे पिछले सेशन वाली किताब नजर आ रही है, उसको जो भाई ये रद्दी में भेज देना पड़ेगा, वो तो पिछले किताब में रेट ही कुछ और थे। इधर रेट क्या है जी सरचार्ज का? 9% या 10%? इसको बंद करें ना, इसको बंद करें, नोट्स खोलें जो मैंने दिए हैं जी। रेट बताएं सरचार्ज का क्या है? 9%। लगा लिया या लगवाऊं? लगा लिया। सर पे चार्ज लगाएं एट द रेट ऑफ 9% ऑफ 3031 आंडा 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 272790 33,790 जी। 1,10,00,000 पे 33 लाख, 1,10,00,000 पे 33 लाख देने को तैयार हैं भाई। हाइब्रिड में हाथ करा करते हैं। 1,10,00,000 पे 33 लाख, एक स्टूडेंट तैयार है देने को जी। कितने लोगों का यही जवाब आया था जी? अब 1 मिनट के लिए साथ वाले के कंधे पे सर रख लें, फिर हम थोड़ी देर में आगे चलते हैं। उसका कंधा करीब करें, उस पर अपना सर रखें। अब साथ वाला अपना कंधा हटा ले जरा। हो गया? चलें भी सोतों को जगा दें। लेट्स स्टार्ट। अ सरचार्ज शैल बी पेएबल बाय सैलरीड इंडिविजुअल। अच्छा, सैलरीड इंडिविजुअल कौन होता है? जो सैलरी कमा रहे हैं? नहीं, सैलरीड इंडिविजुअल वो होता है जिसके आप टैक्सेबल इनकम का 75% लें और सैलरी उससे
ज्यादा आ जाए, वो सैलरीड इंडिविजुअल होता है। सैलरीड इंडिविजुअल वो नहीं है जो सैलरी कमा रहा है। बोले सैलरीड कौन है? जिस पर टेबल 2 लगना है। और टेबल 2 किस पे लगना है वो जरा पॉइंट 2 पढ़ें, आज जरा पढ़ें, जरा पढ़ें पढ़ें पढ़ें। टेबल 2 किस पे लगना है? वेयर द इनकम ऑफ एन अंडर द हेड इज ग्रेटर देन 75% ऑफ हिज, और अगर बराबर या कम है तो टेबल 1, और अगर ज्यादा है तो कभी बराबर भी आ सकता है ना जिंदगी के किसी मोड़ पर। आपको पता है अजीब अजीब मोड़ आते हैं जिंदगी में, तो जिंदगी के किसी मोड़ पर बराबर भी आ सकता है ना। तो अगर बराबर आ गया तो टेबल 1, और अगर कम आ गया तो टेबल 1, और अगर ज्यादा आ गया तो टेबल, तो सैलरी कम और सैलरी बराबर टेबल 1, वरना टेबल 2 बोलते हैं आप, 2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके इलाके में? 2 कार बोलते हैं, खार बोलते हैं? अच्छा, आपके इलाके में खार हो गया है, हमारे इलाके में भी कारें ही हैं। ओके नाइस। कहां से आ रहे हैं आप लोग? पता नहीं, पोलैंड से, होलैंड से। टैक्स बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं आप लोग? किस इलाके के हैं? टैक्स बोलते हैं, ठीक है, मेरे इलाके के हैं। ओके, हो गया जी, चलो। ये जो है ना अजीब अजीब से दुनिया में लोग आ रहे हैं, तो आप लोग ना इनके स्टेटस जरा म्यूट कर दिया करें। अजीब अजीब से लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं, ज़िंदगी और क्या क्या दिखाएगी और पता नहीं क्या क्या। ये ऐसे लोगों को बिल्कुल म्यूट कर दिया करें। ये बिल्कुल ये नाशुक्री वाली कैफियत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप माशाल्लाह हम्बल हैं, शुक्रगुजार हैं, पुरवकार हैं, तो ऐसे लोगों को स्टेटस म्यूट कर दिया करें, पढ़ा ना करें ज़बरदस्ती। बस वो फिर किसी और तरफ निकल गया, मैं उसको भी दुआ करते हैं उसके लिए। इसी उम्र में क्या क्या दिखा दिया और पता नहीं क्या क्या, कहाँ से उठा के लगे रहते हैं, जो चीज़ आती है मुँह उठा। अच्छा, वैसे ऑब्वियसली जो है मार्च तक तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी का स्टेटस देखने का, क्योंकि अब पेपर करीब है बिल्कुल। कितने महीने रह गए हैं? 5 साढ़े 5 महीने रह गए ना, वो पेपर सर पे आए खड़े हैं, बस रोजाना का जाना पड़ेगा। वेयर द सिलेबस खत्म होने वाले, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्ज, छोड़ा करो लेकिन दिन लंबी ना छोड़ा करो। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 75% ऑफ द रेट्स एप्लीकेबल शैल बी सेट आउट इन द फॉलोइंग टाबल। ये टाबल है, ये टाबल पेपर में बूटी बना के लेके गिवन होगा। ऐसे अल्फाज नहीं बोलते क्लास में सबके सामने। सैलरीड पर्सन कौन होता है? सैलरीड पर्सन कौन होता है? एन इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम is greater than 75% of taxable income in a year will be considered as a salaried person. Table given होगा तो पुत्र में सवेर तक की दस रहे तेनू। Well, I'm telling it again and again, guy, that the table will be available. You're not supposed to make booties. Point 1. The rates of tax imposed on income of every individual and AOP except a salaried individual shall be as set out in the, तो सैलरी के अलावा वालों के लिए ये टेबल है, सैलरी जिनकी ज्यादा उनके लिए टेबल हमने आपको पेश कर दिया है। इसके साथ चेयर्स रख के खुद घर में बैठ के कुछ खाइएगा, टेबल हमने आपको पेश कर दी है। ये भी पढ़ लें ताकि बात खत्म हो जाए। क्वेश्चन मार्क तो लगा हुआ है, फिर कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे इसको अप्लाई कर देंगे। कुछ होती हैं प्रोफेशनल फर्म्स जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही हैं, जैसे कोई अकाउंटिंग फर्म है या कोई लॉ फर्म है, प्रोफेशनल फर्म्स। एक तो होती है ना नॉर्मल फर्म, 2-3 बंदों ने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया, उनकी बात नहीं हो रही। प्रोफेशनल फर्म्स जो प्रोफेशनल सर्विसेज देती हैं, कंसल्टिंग, मशवरा दे दिया, लॉयर सर्विसेज और सर्विसेज। इन केस ऑफ एन एओपी दैट इज ए प्रोफेशनल फर्म प्रोहिबिटेड from incorporating by any law or rules of body regulating their, ऐसी प्रोफेशनल फर्म जिसके कानून ने उसको मना किया हुआ कि तुम मेरे कानून के अलावा किसी और कानून में अपने आप को रजिस्टर ना करवाओ, उस
के लिए 45% का रेट रिड्यूस करके 40% हो जाएगा, यानी यहां 45 यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे 40। तो एक चैप्टर आएगा एओपी का। एओपी के चैप्टर में अगर किसी फॉर्म के साथ लफ्ज लिखा हुआ प्रो, तो हम रेट 45% की बजाय क्या लगाएंगे। अगर उस प्रोफेशनल फॉर्म को मना कर दिया गया है कि तुमने किसी लॉ में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना, किस बॉडी ने मना किया है, उस बॉडी ने मना किया है जो बॉडी उस प्रोफेशन को देख रही है। मिसाल के तौर पे आईकैप वाले एक बॉडी है, बॉडी रेगुलेटिंग द प्रोफेशन। हमारे सीए प्रोफेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है? व्हाट इज द बॉडी रेगुलेटिंग आवर प्रोफेशन? सो जो बॉडी हमारे रेगुलेशन, हमारे प्रोफेशन को रेगुलेट कर रही है, वो अगर किसी सीए फर्म को मना कर दे कि तुम अपने आप को किसी और लॉ में जाकर रजिस्टर करवाओ, इस बात से मना कर दे, तो फिर क्या करें? फिर उनको रिलैक्स कर दें, उनके लिए रेट 45 की बजाय गिरा के 40% कर दें। बस ये एक बात है, ये भी एज इट इज लिखी होगी, ये कोई याद नहीं करनी आपने, ये डब्बे में दी हुई एज इट इज पेपर में लिखी होगी, ये कोई रट्टा नहीं मारना आपने इसको। अब आप हजरात जो है वो पेज 5 पर सेक्शन 4 पढ़ लें, और इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। समझ आ गया सारा? इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। टैक्स कब लगाया जाएगा? हर साल। और रेट कौन से इसमें यूज होंगे? फर्स्ट शेड्यूल वाले। फर्स्ट शेड्यूल कौन सा है? ये द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में एक टेबल 1 है जिसे डिवीजन 1 का नाम दिया हुआ है, आगे टेबल, और ये टेबल 2 है। डिवीजन्स भी इसके हैं, इनकी इस चक्कर में आपको जाने की जरूरत नहीं। ये फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें रेट्स दिए हैं टैक्स के। चार्ज ऑन एवरी पर्सन, हर बंदे पे लगेगा जिसकी इस साल क्या आ जाए? टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स फॉर द टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द टैक्स पेयर्स टैक्सेबल इनकम। टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपकी टैक्सेबल इनकम पर रेट लगा के। टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आपकी टैक्सेबल इनकम पर रेट लगा के, और उसमें से माइनस क्या किए जाएंगे? टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स शैल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अबव फिगर। तो टैक्स क्रेडिट्स ये हम चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे कि टैक्स क्रेडिट्स कौन से हैं। कई दफ़ा आप चैरिटी वगैरह देंगे तो हुकूमत खुश होकर आपको टैक्स माफ़ कर देगी, तो डेट विल बी कॉल्ड एज टैक्स क्रेडिट। लेट के क्लासें नहीं लेनी, बैठ के क्लासें लेनी है। ओके नेक्स्ट, चलें, शुक्रिया। अभी वो ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट रह गया हमारा, वो इंशाल्लाह कल करेंगे, और दूसरा हमारा वो भी रह गया है, अल्लाह आपका भला करे, वो जो कल रहता था रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन की आखिरी लाइन।
अच्छा जी, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, पेज नंबर 8। Taxable income, Mr. Umar has disclosed the following data for tax year 2019. Salary income is 2,50,000. Business income is 1,50,000. Zakat is 4,70,000. तो सैलरी इनकम कितनी है? 2 लाख। बिजनेस इनकम, टोटल इनकम 4 लाख। जक़ात 4,70,000। तो जक़ात इज ग्रेटर देन टोटल इनकम, जक़ात इज ग्रेटर देन टोटल इनकम। तो इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। ज़कात तो आपके एसेट्स के ऊपर होती है ना, जो आपके पास घर में सोना, नकदी, कैश, माल तिजारत, बेचने वाला स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ज़कात तो इन चीज़ों पे होती है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपकी ज़्यादा हों, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। हो सकता है किसी औरत ने इस साल सिर्फ 5 लाख कमाया हो, लेकिन उसके पास 10-12 तोले सोना पड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर उसकी ज़कात 7 लाख बन गई, तो वो तो ज़कात तो ज़्यादा हो सकती है आपकी इनकम से। ज़कात एसेट्स पे होती है, ज़कात को इनकम्स पे तो नहीं होती। और पुराने ज़माने में तो लोग बालिग होने से पहले ही ज़कात के मसाइल सीख लेते थे। आजकल तो बच्चे बड़े भी हो गए हैं, उनको ज़कात के मसाइल नहीं पता होते। अच्छा, तो यस, ज़कात कैन बी ग्रेटर देन इनकम, कोई मसला नहीं। आपने कमाया 4 लाख है, लेकिन घर में इतने आपके एसेट्स पड़े हुए थे जिन पर ज़कात बनती थी, तो आपकी ज़कात 4,70,000 है, कोई मसला नहीं। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? ऐसी सूरत में आपकी टैक्सेबल इनकम नेगेटिव में नहीं आ सकती कि आप टैक्सेबल इनकम नेगेटिव में लिख दें 70,000। ऐसी सूरत में आपकी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी? 0। और ये साल कौन सा है? 2019। ये साल कौन सा है? 2000। तो 2020 में जाके जो 70 2019 में माइनस नहीं हो सका था, 2020 में जाके वो 70,000 माइनस नहीं हो सकता, यानी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगले साल ये 70 माइनस नहीं होगा, ना ये 70 कैरी बैक होगा। क्या आप कहें 2019 में मेरी इनकम थी 4 लाख और मेरी ज़कात है 4,70,000, बंद कर दें, और मेरी ज़कात है 4,70,000, तो हुकूमत 70,000 में माइनस नहीं कर सका था। खुदा के लिए मुझे इस साल माइनस करें, तो गवर्नमेंट कहेगी हाँ तुम्हें माइनस करने दें। कहेगा कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं हुकूमत खुदा का खौफ करो, 4,70,000 में जो जहां माइनस करने दो, अगर तुमने 70,000 माइनस नहीं करने दिया तो मुझे इस साल माइनस करने दो। गवर्नमेंट कहेगी हाँ। नहीं, इसमें क्या ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, शुगल का नहीं आया मुझे। तो दो, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 70,000 और ना कैरी बैक हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। मर गया तो 70,000 मर गया, अब इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये नहीं आपने कहना कि नेगेटिव 70,000 है हुकूमत, अब तो मुझे टैक्स दो, यानी तो मैं तुम्हें टैक्स देता, नेगेटिव 70,000 तो मुझे टैक्स दो, ये भी नहीं कहना आपने। टैक्सेबल इनकम, द टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन शेल बी द टोटल इनकम फॉर द ईयर रिड्यूस्ड, इसमें से माइनस कर दें, बट नॉट बिलो 0, से कम नहीं हो सकती, बट नॉट बिलो 0। तो टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन है टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय डिडक्टेबल। भाई ये मेन बात है, आगे पीछे वाली याद तो करनी है। ये डेफिनेशन है टैक्सेबल इनकम की। बताएं टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन है टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय, और सुबह से कर रहे हैं हम, ज़कात माइनस कर रहे हैं, टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंसेस।
डन। अच्छा, ये जो कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक वाली बात है ना, ये इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे जब ज़कात के बारे में पढ़ेंगे। तो भी इसलिए मैंने आपको कुछ नोट करने को भी नहीं कहा कि 70,000 को आगे नहीं लेके जा सकते, पीछे नहीं लेके जा सकते। बस अब आज आपने बोलते हुए जाना है 70,000 म गया, 70,000 म गया, और एक वो भी बोलना था आपने, सैलरी कम तो टेबल 1। ठीक है, इतना बोलना होता है कि ख्वाब में आ जाए जी। आगे चलें भाई। टोटल इनकम क्या लिखा हुआ है जी? द टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ, और ऑल हेड्स कहाँ हैं? यही है ना, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। तो टोटल इनकम में क्या आएंगे बोले? ये टोटल इनकम की डेफिनेशन है, ऑल हेड्स ऑफ इनकम। तो टोटल इनकम मींस ऑल हेड्स ऑफ इनकम को जमा कर देंगे। एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ के तहत अगर आपकी कोई इनकम माफ कर दी गई है, सो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर इन टोटल इनकम। इसको भी टोटल इनकम का पार्ट समझा जाएगा। एग्जेम्प्ट इनकम की मिसाल है एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर आप पाकिस्तान में कीनू का बाग है आपका, मीनू का, कीनू का, कीनू का, बनाना का, अमरूद का, एप्रिकॉट, किसी भी चीज का आपका बाग है और वो चीजें आप बना के बेच रहे हैं, वो सॉरी क्या कहते हैं, काश्त करके बेच रहे हैं फिर उनको, तो ये आपकी इनकम क्या होगी पाकिस्तान में? एग्जेम्प्ट होगी। तो कल हम इसको भी न्यूमेरिकल में डाल के देखेंगे कि इसको कैसे हमने टेकअप करना है। ये एग्जेम्प्ट इनकम वाला, ये कल मैं इसका न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनकम पाकिस्तान में बोलें क्या है? माफ है। अच्छा जी। अच्छा, ये जरा पेज 1 पे आइएगा, जरा नहीं पूरा ही आ जाए, पूरा पेज 1 पे आइएगा। ये जरा मैंने छुपा दिया है। मुझे बताएं, एक एबीसी कंपनी है, वो ये कहती है कि मेरा साल 1 अक्टूबर 9 को शुरू हो रहा है और 30 सितंबर 10 को खत्म हो रहा है। जिनका फर्स्ट डे है वो पहला 2 लेक्चर लेके आए ताकि कल उनको ये बातें भी समझ आए। तो एक कंपनी कहती है मेरा ईयर 1 अक्टूबर 2009 को शुरू हो रहा है, 30 सितंबर 2010 को खत्म हो रहा है। तो मुझे बताएं, ये इसका नॉर्मल टैक्स ईयर है या स्पेशल टैक्स ईयर है? ट्रांजिशनल तो इसलिए नहीं है कि 12 महीने से कम का नहीं है, और नॉर्मल इसलिए नहीं है कि 30 जून को एंड नहीं हो रहा। तो ये इसका कौन सा ईयर है? अब आप मुझे बताएं, 30 सितंबर 2010 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसलिए इसको डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2011। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो भी आपका ईयर एंड हो, उसके बाद आने वाली जो तारीख है वो देख लें कौन सी है। अगर वो 30 जून की तारीख आ रही है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको क्या कहा जाएगा? आपका टैक्स ईयर 2011 है जी। क्लियर हो गया हाइब्रिड में? ओके, फिर भी नहीं मसला है तो क्लास के बाद आके पूछ लें टी रूम में, लेकिन आना फौरन होता है, 1 सेकंड में बिल्कुल क्लास खत्म होती है। अच्छा, अब आप हजरात होमवर्क में पेज नंबर 9, 10 और 11 ये छोटी छोटी एग्जांपल्स कराइएगा, 4-5 मिनट से ज़्यादा ना लगाइएगा इस पे। पेज नंबर 9, 10 और 11 ये कल वाले नोट्स में 9, 10 या आज वाले नोट्स में? कल वाले में 9 और 10 है और आज वाले में 11। तो पेज नंबर 9, 10, 11 कराइएगा ताकि आपको पता चल जाए टेबल नंबर 1 लगना है या टेबल नंबर 2 लगना है। ओके, अच्छा जी। अब आप जो है वो कर लें हाइब्रिड में, बैग बंद कर लें, जो करना है कर लें। अभी मैं बाद में पढ़ा लेता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा है बैग बंद करने को, किसी को कहा है मैंने कुछ करने को? अच्छा मोहतरम, अब आप हजरात मुझे ये बताएं,
क्वेश्चन 5 का बी, क्वेश्चन 5 का बी, ये हाइब्रिड में सेकंड और नोट्स नहीं है आपके पास? हाइब्रिड में सेकंड और नोट्स निकाले ना, तो क्वेश्चन 5 का बी मैंने करवाना है। वन ऑफ योर क्लाइंट्स विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, आज वाले नोट्स में होगा ना, चलिए छोड़ें, अब ढूंढने के चक्कर में ना पड़े, बस एक दफा पढ़ लें, घर जाके कर लीजिएगा। ये मैं आज आपको नोट्स में लिख के भेज दूंगा, ये सवाल मैंने आपको दिया है। वन ऑफ योर क्लाइंट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर, अभी इधर देखें मेरी तरफ बस, वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी जो बाहर के मुल्क में है उसका ईयर एंड भी 31 दिसंबर है। तो बताएं नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाना चाह रही है या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ? नॉर्मल से स्पेशल की तरफ। आपने उसको मशवरा देना है कि हमारे लॉ की क्या जरूरियात हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे जिससे नॉर्मल पे स्पेशल पे जाने की इजाजत मिल जाएगी। किसी को याद हो क्या करना पड़ता है नॉर्मल से स्पेशल पे जाने के लिए? एप्लीकेशन देनी पड़ती है। किसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है? किसमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है? राइटिंग में, राइटिंग में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और वो कब इजाजत देता है? जब आप अपनी कंपेलिंग नीड शो करें। तो ये जरा लिख के आ जाएंगे इसका सोल्यूशन। चलें ठीक है, साथ वाले को ले जाएं। कहाँ लेके जाएंगे? नाश्ता कराने। चलें भाई, ये तो बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह आजकल।